कफ्फू चौहान गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर सन 1512 में महाराजा अजयपाल द्वारा स्थानांतरित की गई थी। इससे पूर्व उन्होंने गढ़वाल के अधिकांश गढ़ों को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। इन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ उपगढ़ था, जिसका गढ़पति वीर कफ्फू चौहान था। उसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उदयपुर परगने की जुवा पट्टी में पावन गंगा के तट पर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर उपगढ़ स्थित था। उन दिनों इस गढ़ का शासक वीर कफ्फू चौहान था, जिसे अपना गढ़ प्राणों से प्यारा था। उन्हीं दिनों राजा अजयपाल ने गढ़वाल श्रीनगर में अपनी राजधानी स्थापित करने के उपलक्ष्य में गढ़वाल के सभी गढ़पतियों को आमंत्रित किया, किंतु कफ्फू चौहान ने इस आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए महाराज को पत्र लिखा कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की भांति हूँ। मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप राजा अजयपाल ने उसके मान मर्दन के लिए एक बड़ी सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया। देखिए गाथा में कितना मार्मिक एवं साहसिक चित्रण किया गया है। सायंकाल का समय था। अचानक गंगा के उस पार श्रीनगर से आई हुई सेना का भारी जमघट दिखाई दिया। माता ने झरोखे से गंगा तट पर खड़ी फौज को देखकर अपने बेटे कफ्फू से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, माँ, अजयपाल को हमारी स्वतंत्रता नहीं भा रही है। कई गढ़पतियों ने उसकी अधीनता सहज स्वीकार कर ली है, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा। माँ ने कहा, तुम उससे नहीं जीत सकोगे, इसलिए अधीनता स्वीकार कर लो। यही उसकी पत्नी ने भी समझाया, किंतु स्वतंत्रता के असीम अनुरागी उस वीर ने एक न सुनी। अर्धरात्रि में वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। इसके कुछ ही देर बाद एक धमाका सुनाई दिया। माँ ने झरोखे से देखा कि गंगा पार से गढ़ तक पहुंचने वाला एकमात्र झूला पुल गंगा में गिरा पड़ा है। कफ्फू चौहान प्रसन्न होकर लौट रहा था कि अब शत्रु सेना सरलता से गंगा के इस पार नहीं आ सकेगी। प्रातःकाल दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। माता ने देवी की आराधना आरंभ की और एक सेनानायक देबू को चुपचाप बुलाकर कहा, बेटा, यदि उपगढ़ के भाग्य फूट ही जाएं तो पहले मुझे खबर कर देना। जब हमारा गढ़पति ही नहीं रहेगा तो हम भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अजयपाल उपगढ़ की राख पर ही अधिकार कर सकेगा। जब श्रीनगर के सेनापति ने देखा कि गंगा पार जाने का एकमात्र झूला पुल कटा हुआ है तो वह बहुत उत्तेजित हुआ। शीघ्र ही कुछ दूरी पर नए पुल बनाने की तैयारी आरंभ हो गई। राजा ने सेना लेकर उपगढ़ को घेर लिया। दोनों तरफ के सैनिकों में भयंकर युद्ध हुआ। कफ्फू ने अपने घोड़े पर चढ़कर ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन के छक्के छूट गए। श्रीनगर की सेना परास्त हो गई। कफ्फू हर्षायित फुल्ल विजयश्री सहित घर लौटने लगा, किंतु देखता क्या है कि सारा गढ़ आग की लपटों में धुंधु जल रहा। घटना इस प्रकार हुई कि जब कफ्फू शत्रु सेना के मध्य मारकाट मचा रहा था तो काफी समय तक वह दिखाई नहीं दिया। सेनापति देबू ने समझा कि माता की आशंका सच्ची सिद्ध हुई है। अस्तु उसने भ्रमवश गढ़ पर गढ़पति कफ्फू की वीरगति का दुखद समाचार पहुंचा दिया। आकाश में आग के गोले फैल रहे थे। कफ्फू अपने गढ़ की दशा देखकर बेसुध धरती पर गिर पड़ा। जिस मातृभूमि के लिए मैंने यह दुस्साहपूर्ण संघर्ष किया, क्या उसकी यही परिणति होनी थी? जब उसे होश आया तो उसने अपने को बंदी रूप में महाराजा अजयपाल के समक्ष पाया। महाराज ने उसे आश्वासन दिया कि यदि अधीनता स्वीकार कर लो तो तुम्हें उपगढ़ से बड़ा अधिपति बना दूंगा। उसका उत्तर था, मुझे स्वाधीनता खोकर सम्मान प्राप्ति किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तुझे मेरे सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका सिर इस तरह से काटो कि कटकर मेरे पैरों पर गिरे। इसी बीच कफ्फू ने 2 मुट्ठी बालू उठाकर फांक ली। ज्यों ही तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी,
उसका सिर पीछे की तरफ गिरा और बालू के कुछ ही राजा की तरफ आए। इस अद्भुत साहस और आत्मसम्मान की भावना को देखकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सिंहासन से उतरकर मृतक कफ्फू को सिर झुकाया और कहा, वीर तुम जीते, मैं हारा। फिर कफ्फू की अर्थी के साथ स्वयं पैदल ही चल दिए तथा अपने ही हाथों से उसकी चिता को अग्नि दी। इस प्रकार कफ्फू चौहान वीरता के क्षेत्र में भारतीय इतिहास के अमर नायक राणा प्रताप, हठी हमीर तथा अमर सिंह राठौर आदि कई राजपूत वीरों का अनुज है। वंदनीय है।